नमस्कार, VCN की हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। क्या आइए देखते खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा शासन मान्यता प्राप्त सैकड़ों आश्रमशाला अनुदान तत्व पर शुरू है, मगर कई ऐसी आश्रमशाला है जहां पढ़ रहे बच्चों पर कहर बरपाया जा रहा है। ये बच्चे बीमारियों से लैस बेबस जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इनको हक नहीं आजादी का? क्या इनको हक नहीं अच्छे आहार का? आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल शासन के सामने एक बार फिर खड़ा हो गया है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही आश्रमशाला का सच नीलेश ठाकरे की कलम से, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। VCN न्यूज के संवाददाता शुभम बायस्कर ने जब बोराड़ा आश्रमशाला का जायजा लिया तो पूरी कहानी आईने की तरह साफ नजर आई। तो चलिए बता दें आपको, हम चांदूर बाजार तहसील के ग्राम बोराड़ा स्थित चंद्रपुरी महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर विमुक्त जाति भटक्या जमाती प्राथमिक आश्रमशाला को 120 छात्रों की मान्यता प्राप्त है, मगर इस आश्रमशाला में केवल 89 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी मजबूरी से, बेबसी से। फिर यहाँ सवाल पैदा होता है कि 31 छात्रों का क्या इन 31 छात्रों का अनुदान संचालक मंडल गटक रहा है, या फिर यह कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? इस आश्रमशाला के अधिकतर बच्चे बीमार हैं, उन्हें अच्छा आहार नहीं दिया जा रहा है। ये बात साबित होती है जब हमारे संवाददाता ने आश्रमशाला के संचालक गोत्रे से पूछा कि बच्चे क्यों बीमार है, तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप ही सुन लीजिए। आजाराचं असं कसं रोज समजा आता काल 2-3 पोरं होते, तर त्या तिन्ही विद्यार्थी असले होते, तर त्या 3 विद्यार्थ्याची आज तब्येत चांगली आहे। त्याला आजारी म्हणजे फक्त तापीचं प्रमाण आहे। तर काल 3 पोरं होते, तर त्यांना आम्ही इथच्या ग्रामीण रुग्णालय चांदूर बाजार तिथे दवाखान्यात घेऊन गेलो। त्यानंतर मग दुसरे तर अजूनही आज समजा अजून 4-5 विद्यार्थी असे वाढले। म्हणजे पाऊस आला का नाही वरता, तेव्हापासून हे थोडंसं बिमारीचे तापाच्या ह्या छाता थोड्या वाढल्या। आता आजारी असणाऱ्या विद्यार्थ्याची संख्या आता सध्या 6 काय, तर म्हणजे कसं तापीचं आहे का नाही, तर ताप दवाखान्यात दिला, त्यांचे उपचार केले, तर तापीचं आणि गोळ्या वगैरे दिल्या, तर ते बरे होते। 2-3 दिवस जास्तीत जास्त जास्त दिवसाचे आजार नाही। आम्ही वैद्यकीय अधिकारी जे असते ग्रामीण रुग्णालय चांदूर बाजार तिथे नेतो। तिथं बोराळा गावी इथे एक हे आहे दवाखाना आहे शासकीय, तिथे नेतो। आणि जर कधी कधी असे इमर्जन्सीमध्ये ते दोन्ही दवाखाने जर बंद असले तर आम्ही खाजगी दवाखान्यात सुद्धा नेतो। तो देखा आपने, ये महाशय क्या बोल रहे हैं। बच्चों को महज बुखार है और उन्हें चांदूर बाजार के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ग्रामीण आरोग्य सेविका का क्या कहना है। बोराड्याच्या आश्रमशाळेच्या अजूनपर्यंत आमच्याकडे कोणी आलेले नाही। आश्रमशाळेचे कोणी झाले असते तसे बोराड्याचे कुठल्या आश्रमशाळेत सध्या तरी विद्यार्थी आमच्याकडे आलेले नाही 1-2-3 महिन्यापासून। तो देखा आपने, ना तो बच्चों को ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया और ना ही इन बच्चों का कोई रजिस्टर में एंट्री है। यहाँ तो ये बात बिल्कुल साबित होती है कि संचालक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये तो रही झूठ बोलने की बात। जब हमारे VCN न्यूज के संवाददाता आश्रमशाला का जायजा लेने पहुंचे तो संचालक मोहन गोत्रे ने कहा कि मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं, कौन पत्रकार मैं नहीं पहचानता, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहकर हमारे संवाददाता को अंदर आने से मना कर दिया। और जब हमारे संवाददाता अंदर पहुंचे तो नाटकीय ढंग से बच्चों को मैदान में खेलने के लिए उतारा गया। बेचारे बेबस बीमार बच्चे, और करते भी क्या, जरा इन बच्चों की जुबानें भी सुन लीजिए। क्या कहते हैं ये बच्चे। खोकला, मग दवाखान्यात गेली होती का? कुठल्या दवाखान्यात गेली होती? चांदूर। अब बताइए कौन है इसका जिम्मेदार, शासन, संचालक मंडल, या फिर कोई ऐसा बड़ा नाम जो बंद पिटारे में है। आज हमने आपको बताया नीलेश ठाकरे की कलम से आधा सच आश्रमशाला का। हम जल्द ही पूरा सच बताएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए VCN न्यूज। चांदूर बाजार ग्राम बोराड़ा से हमारे संवाददाता शुभम बायस्कर की है रिपोर्ट नीलेश ठाकरे की कलम से, सीधी बात जनता की दरबार से। अकोला शहर के मातानगर स्थित झोपड़पट्टी में दोपहर लगी भीषण आग के दौरान 5-6 सिलेंडर के स्फोट होने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आग की इस घटना में लगभग 15 झोपड़ियां जलकर खाक हो चुकी है।
संयोगवश इस वारदात में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। बताया जाता है कि गुरुवार की दोपहर अचानक मातानगर स्थित एक झोपड़पट्टी में अचानक सिलेंडर में विस्फोट हुआ। इस झोपड़पट्टी में सूखी लकड़ियां होने से यह आग परिसर की अन्य झोपड़ियों में फैल गई, जिसके बाद इन झोपड़ियों में रखे 5 से 6 सिलेंडर भी एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। अंसार देखना भी बेटा, किधर से भी आ सकता हो। भीषण आग के तांडव ने करीब 15 झोपड़ियों को अपनी चपेट में लेते हुए सभी को राख में तब्दील कर दिया। घटना की जानकारी पर जिला प्रशासन सहित रामदासपेट पुलिस, मनपा की अग्निशामक दल मौका वारदात पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास प्रारंभ किया। अकोला से हमारे संवाददाता जावेद शाह की यह रिपोर्ट। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती दरों तथा वसूले जा रहे अतिरिक्त करों का निषेध करने व इससे होती महंगाई तथा युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का विरोध करते हुए पेट्रोल तथा डीजल दर वृद्धि को कम करे व बढ़ती महंगाई तथा बेरोजगारी पर जल्द से जल्द उपाय करे, इसके लिए स्थानीय इरविन चौक से साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में साइकिल सवारों के साथ निकाली गई रैली जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां पहुंच मुख्यमंत्री के नाम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में युवक कांग्रेस के महासचिव राहुल येवले के साथ युवा कांग्रेस के रवि चिंचमलादपुरे, जहीर अहमद, सचिन सावदे, संदीप मुंडे, सुनील मुंडे, श्रीकांत काड़े सहित बड़े तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। रंगों के त्यौहार होली के लिए शहर सहित जिले भर में होली सामग्री से बाजार सज चुके हैं। आगामी 1 मार्च को होली दहन और 2 मार्च को रंग पंचमी के लिए शहर के विविध व्यावसायिक ठिकानों पर रंग, पिचकारी और मुखौटों की दुकानें सजने लगी है। होली और धूलिवंदन के सामने महंगाई और जीएसटी भी फीकी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि होली के रंग में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफ़ी फर्क नहीं दिखाई पड़ता है और ना ही रंगों की फिलहाल खरीदारी शुरू हुई है, लेकिन रंग विक्रेताओं ने अपनी दुकानों में जहां रंग सजाए हैं तो वहीं होली में उपयोग में लाए जाने वाले मुखौटों को भी सजा दिया है। होली में चेहरे पर रंग न लगाए और लोगों को डराने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के लिए मास्क उपलब्ध है। थोक मार्केट में यह चेहरे 35 से 40 रुपये और डरावने चेहरे 70 से 75 रुपये के दाम में उपलब्ध है। तो वहीं होली के दौरान गुलाल का उपयोग भी जमकर किया जाता है। नमूना स्थित गुलाल के एक व्यवसायी ने बताया कि प्रतिवर्ष होली में अलग अलग थीम होती है। 2 वर्ष पहले सूखा घोषित होने से गुलाल की डिमांड अधिक बढ़ गई थी, जिसके पश्चात लोगों ने पक्के रंग की बजाय गुलाल की खरीदी ही पसंद की। अमरावती शहर के साइंस कोर मैदान में चल रहे लोपामुद्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए यहां रोजाना शाम बड़े पैमाने पर दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है, तो रोजाना कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस सांस्कृतिक आयोजन को देखने आने वाले दर्शक
यहाँ लगाए गए विविध खाद्य पदार्थ के स्टॉलों तथा अन्य सामग्रियों की भी जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। तो वही राजस्थानी संस्कृति के नृत्य की प्रस्तुति बच्चों से लेकर बड़ों तक को मंत्रमुग्ध कर रही है। भारतीय संस्कृति में पूरे हिंदुस्तान में होली का पावन पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली दहन के दूसरे दिन धूलिवंदन का जश्न रंगों की सौगात से मनाने की अपनी एक अलग परंपरा है। होली पर अपने मित्रों, सखियों तथा परिवार वालों को रंगी बिरंगी कलर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी जाती है। आज के वर्तमान काल में केमिकल युक्त कलर इस्तेमाल करने की लत नजर आती है, जो कि हानिकारक है। अगर हम पौराणिक बात करें तो पर्यावरण से निर्मित पलस के वृक्षों पर लगे गुलाबी सेंद्रीय कलर के फूलों से कलर बनाने की परंपरा थी, जो आज भी कई जगह बरकरार है। आमतौर पर जनवरी माह के शुरुआती तारीखों से हमें पलस के वृक्षों पर फूल खिलते नजर आते हैं। जिले के कई खेतों में पलस के फूलों की बहार नजर आने से पर्यावरण प्रेमी में उत्साह देखा जा रहा है। तो दूसरी ओर होली के लिए बाजार विविध केमिकल वाले रंगों से लेस नजर आ रही है। पर्यावरण प्रेमी ने यह आह्वान किया है कि केमिकल युक्त रंगों से दूर रहें और पलस के फूलों का इस्तेमाल करें, ताकि हम सबकी होली उत्साहपूर्ण माहौल में तथा सावधानी के साथ मनाएं। इस विषय में पर्यावरण प्रेमी युवराज दाभाळे ने दी अधिक जानकारी। पुरातन काळापासून ग्रामीण भागात पळसाच्या झाडाला खूप महत्त्व आहे आणि होळीच्या आध्या म्हणजे एखाद्या महिन्याच्या अगोदरपासून या झाडाला बहार येत असतो। जे आपला रंगगिंग वापरतात, जे आता चायनीज रंग झाले, याचा वापर मोठ्या प्रमाणात आपल्या रंगपंचमीच्या वेळेस केला जातो। परंतु ग्रामीण भागातील ज्या काही लहान मुलं असते किंवा मोठे मुलं असते ज्यांच्याकडे रंग घेण्यासाठी पैसे नसतो, त्या या झाडांच्या फुलांचा उपयोग करतो। ते झाडाचा उपयोग म्हणजे गरम पाण्यामध्ये टाकून त्यांना होळीचा जो सण असतो आपल्या गावात, होळीच्या सणानंतर होळी ती पेटवली जाते। त्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्याच होळीत जे राखड पडते त्या राखडीवर गरम करून त्याचा कलर काढला जातो आणि तो खेळला जातो। आपण बघत असतो की चायनीज जे कलरमुळे असते ते मोठ्या प्रमाणात साईड इफेक्ट होतो, पण या कलरमुळे कुठल्याही प्रकारचे साईड इफेक्ट दिसून येत नाही। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जे आपल्याला स्क्रीनचे मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम चालू आहे आता सध्याच्या स्थितीमध्ये, तर मी सगळ्यांना विनंती करेल की या झाडाचे जे फुलं असते ते तोडून आपण गरम पाण्यामध्ये वितळून त्याचा कलर काढू शकता आणि मोठ्या प्रमाणात लहान मुलांना खेळण्यासाठी देऊ शकतात। वैसे तो लगभग रोजाना ही देश भर में चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो या निजी फाइनेंस कंपनियां द्वारा अपने निवेशकों से ठगबाजी करने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन ग्राहक द्वारा ऐसी ही निजी फाइनेंस कंपनी के खिलाफ आरोप लगाते हुए उनके साथ ठगी की शिकायत का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले की शिकायत हुई है, लेकिन किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र कॉलोनी निवासी की शिकायत के अनुसार उन्होंने विगत 31 सितंबर 2017 को मालवीय चौक स्थित मन्नपुरम फाइनेंस कार्यालय में 110 ग्राम सोने के जेवरात गिरवी रखे थे। उसके एवज में मन्नपुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने शिकायतकर्ता अभय सुरेशराव रौंदकर को 2,24,800 रुपए दिए थे, जिसका 10,000 ब्याज भी चुकाया गया है। अभय रौंदकर का आरोप है कि 2 दिनों पूर्व जब उनके द्वारा मन्नपुरम गोल्ड फाइनेंस कार्यालय में गिरवी रखे जेवरात वापस लेने पहुंचे तो
तो उन्हें कहा गया कि उनके गहने और तुम्हारे जेवरात छुड़ाए जा चुके हैं और तुम्हारा अकाउंट भी बंद कर दिया जा चुका है। मैं मनोपुरम गोल्ड का ग्राहक हूँ। कुछ दिन पहले मैंने 21 सितंबर 2017 को मैंने मेरा गोल्ड वहाँ पर मैंने मॉर्गेज किया था कुछ वैयक्तिक कारण के लिए, और उसको मैंने रिन्यूअल भी कराया था कुछ दिन पहले। पर अभी जब मैं गोल्ड छुड़ाने गया 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बताया गया है कि भाई ये अकाउंट क्लोज़ हो चुका है, ये आपने गोल्ड छुड़ा के लेके गए हैं। पर ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं, मैंने गोल्ड छुड़ाया ही नहीं मैंने। तो फिर इन्होंने परस्पर किस व्यक्ति को दी ये मुझे पता नहीं। ये मुझे 3 दिन से सिर्फ टहला रहे हैं, आ जाओ कल आओ परसों, सिर्फ ये घुमाने के मुझे काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने सिटी कोतवाली राजापेट में मैंने इसकी कंप्लेंट अभी दर्ज करवाई है मैंने। उन्होंने अभी कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे था ही नहीं, उस दिन मैं छुट्टी पे था, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे वो एम्प्लॉय ने उनको पता है, ऐसा मुझे अलग अलग तरीके के मुझे वो सवाल आंसर दे रहे हैं। उनका कहना है ना, उन्होंने बताया कि किसी ने आपके नाम पहले वो कह रहे हैं कि इन्होंने छुड़ाया करके ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, अभी आपका हमारे तरफ कुछ लेना बनता नहीं है। पर अभी कह रहे हैं वो मैनेजर कि हम छुट्टी पे है करके। हम उस दिन जब आप गोल्ड छुड़ाने आए तो उस दिन मैं छुट्टी पे था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के वो मुझे जवाब दे रहे हैं, इसलिए आगे की कार्रवाई पुलिस ही करेगी। इस विषय पर अभय की ओर से सिटी कोतवाली थाने में शिकायत देने के समाचार है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं होने की भी बात सामने आई है। बीते वर्ष हुई यूपीएससी परीक्षा में दृष्टिहीन विद्यार्थियों में से प्रांजलि पाटिल नामक महिला ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रांजलि लहन सिंह पाटिल ने इस परीक्षा में 773 गुण क्रमांक के अनुसार यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पात्र घोषित की गई दृष्टिहीन विद्यार्थियों में से पात्र घोषित की जाने वाली यह पहली महिला बताई गई है। मलकापुर तहसील के वडजी प्रांजलि का मूल गांव है। बचपन से ही प्रांजलि के आंखों की रोशनी कम होने के चलते शालेय जीवन में उनकी आंखों की रोशनी जाती रही, परंतु माता पिता के प्रोत्साहन से प्रांजलि ने महाविद्यालयीन शिक्षा पूरी की। पश्चात बीए की पढ़ाई के दौरान प्रांजलि ने विद्यापीठ से प्रथम आने का गौरव भी हासिल किया। इसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता पाने के लिए प्रांजलि ने प्रयास शुरू किए और उनकी मेहनत रंग लाई। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ के जांच समिति ने हजारों प्रतिस्पर्धियों के बीच प्रांजलि को यूपीएससी में अपना स्थान बनाने के लिए घोषित किया है। जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ से अंजलि ने एमए एमफिल भी किया। इसी विद्यापीठ से फिलहाल वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय में पीएचडी कर रही है। प्रांजलि ने किसी भी प्रकार की निजी कोचिंग क्लास न लगाते हुए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से 22 फरवरी को विविध मांगों को लेकर अमरावती महानगर पालिका में हल्ला बोल आंदोलन किया गया। अमरावती शहर के रास्तों की समस्या, स्ट्रीट लाइट बंद, रुके हुए विकास काम, ठेकेदारों के प्रलंबित बिल और कार्य प्रणाली के प्रति बहिष्कार आदि सवालों के संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मनपा आयुक्त हेमंत पवार से चर्चा की गई। साथ ही एकल ठेके के अलावा निम्बोरा समाज कल्याण वसति गृह के सामने बसी झोपड़पट्टियों के नागरिकों को मूलभूत सुविधा मिलने का ज्ञापन भी इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर महिला की ओर से सौंपा गया। निम्बोरा के झोपड़पट्टी में 30 से 40 परिवार रहते हैं। इस झोपड़पट्टी में टैक्स पावती, असिस्मेंट, झोपड़पट्टी का दाखला प्राप्त होने के बावजूद बिजली, पानी, शौचालय, नाले, रास्ते जैसी सुविधाओं से वंचित है। इन झोपड़पट्टी वासियों को मूलभूत सुविधा प्रदान किए जाने की मांग इस दौरान की गई। आंदोलन में जिला शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। देशाचे नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते व आमच्या सर्वांचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून हल्लाबोल मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या हल्लाबोल मोर्चाचा एक भाग म्हणून अमरावती महानगरपालिकेची जी आजची अवस्था आहे
या अवस्थेवर सुद्धा अमरावती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात आला। या हल्लाबोल मोर्चाच्या माध्यमातून महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला आणि महानगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना जागृत करण्यात आलेलं आहे की त्यांनी जे महानगरपालिकेचे गेले 1 वर्षात हालत करून ठेवलेली आहे ते त्यांच्या राज्याच्या सरकारच्या माध्यमातून, देशाच्या सरकारच्या माध्यमातून ताबडतोब सुधारावी। नाही तर या आंदोलनाला 2 महिन्याच्या आत जर या परिस्थिती नाही सुधारली तर आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं उग्र स्वरूप देऊ। एवढं बोलतो, धन्यवाद। बीते बुधवार की देर रात नांदगांव पेठ टोल नाके के पास भाविकों से भरा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से जहां एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं इस घटना में 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इन घायलों में से एक की हालत चिंताजनक बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार वेलेगांव निवासी दीपक पवार, नलिनी पवार, अंबादास राठौर, नेहा राठौर, निर्मला राठौर, शालू चौहान, राजू चौहान, अंश चौहान सहित परिधि चौहान वाहन क्रमांक MH29T 3253 में सवार होकर नेर पिंगलाई के निकट नांदुरा के सेवादल महाराज की यात्रा में गए थे। रात यात्रा से लौटने के दौरान टाटा एस के चालक मनोज यावले ने नांदगांव पेठ टोल नाके की रकम बचाने की चक्कर में ऑटो को नाके के साइड से टर्न किया। इस बीच पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने टाटा एस को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टाटा एस वाहन करीब 20 फुट तक घसीटता गया। इस बीच टाटा एस का कैबिन भी अलग हो गया और पिछला हिस्सा पलट गया। इस घटना में दीपक पवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से एक निर्मला राठौर की हालत चिंताजनक होने के चलते उसे शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, तो वहीं चालक मनोज जावले को नांदगांव पेठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे नांदगांव पेठ के थानेदार कैलाश पुंडकर ने क्षतिग्रस्त वाहन तथा उसमें फंसे घायलों को निकालने के लिए महामार्ग की क्रेन बुलाई। पता चला है कि इन घायलों को निकाले जाने के दौरान नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र के एक गैर राजनीतिक संगठन इन घायलों को बाहर निकाले जाने के दौरान नांदगांव पेठ थाना क्षेत्र के गैर राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता राजू चेड़े नामक व्यक्ति ने थानेदार पुंडकर से विवाद किया और उनकी वर्दी पर हाथ डाला, जिससे मामला गर्मा गया। मौके पर उपस्थित एपीआई की तत्परता से राजू चेड़े को दफा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि इस दौरान मौके पर राजू चेड़े के अनेक समर्थक पहुंचने से कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाले आधुनिक तथा सामान्य व्यायामशाला की जानकारी पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने सभी थानेदारों से मंगाई है। बताया जाता है कि विशेषकर शहर के अति विशिष्ट इलाकों में अत्याधुनिक तरीके से प्रारंभ की गई कुछ आधुनिक व्यायामशालाओं में युवक व युवतियों के एक ही समय पर व्यायाम करने को लेकर कुछ घटना न हो, इसके लिए पुलिस आयुक्त की ओर से शहर में चल रही सभी आधुनिक व्यायामशालाओं के संचालकों की बैठक भी बुलाई गई है और यहां आने वाले महिलाओं तथा पुरुषों के अलग अलग समय के नियोजन को लेकर उन्हें सूचनाएं दी जाएंगी, जिसके लिए पुलिस आयुक्त ने सभी थानेदारों को निर्देश दिए हैं। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों शहर में लगातार चुनाव, धार्मिक आयोजनों के चलते पुलिस बंदोबस्त तथा अन्य कारणों से शहर के तड़ीपार बदमाशों पर योग्य तरीके से कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिसके चलते पुलिस आयुक्त ने उन तमाम तड़ीपार बदमाशों की सूची तैयार करने तथा इस संदर्भ में सभी थानेदारों से जानकारी मंगाई है, जिसके चलते तड़ीपार पुलिस कार्रवाई से अब बच नहीं सकेंगे। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की गुणवंत यादी में स्थानिक शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय के जनसंवाद विभाग के छात्रों ने सफलता अर्जित की है, जिसमें तृप्ति घाटोल, शबनम सैयद, प्रतीक पाटमा से इनका समावेश है।
इन तीनों छात्रों का संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारंभ में सुवर्ण पदक देकर सम्मान किया जाएगा। छात्रों की सफलता के लिए विभाग प्रमुख डॉक्टर कुमार बोबड़े ने इनका अभिनंदन किया है। फिर हाजिर होंगे नई तरोताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।